हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे जो कि आप लोगों के सिलेबस में मेंशन है। तो देखिए, इसमें आप लोगों को एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के बारे में पढ़ना है और फिर कॉस्ट शीट से भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद हम लोग जो कॉस्टिंग का जो मेथड होता है इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि एलिमेंट ऑफ कॉस्ट कितने तरह के होते हैं और साथ ही इसमें इसको जो है वह एलिमेंट ऑफ कॉस्ट को कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए, जो हमारा एलिमेंट ऑफ कॉस्ट होता है, यानी कि जब हम किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें 3 तरह के जो हैं वह कॉस्ट लगते हैं। जैसे कि जब हम किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करते हैं तो सबसे पहले किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करने के लिए हमें क्या चाहिए, मटेरियल चाहिए। उसके बाद उसमें लेबर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद उसमें उसको प्रोडक्ट को बनाने में कुछ खर्च लगेंगे तो एक्सपेंस होते हैं। ठीक है, तो मुख्य रूप से जो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट हैं वह 3 प्रकार के आप लोगों के हैं। ठीक है, जिसमें मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस ये तीनों आ जाएंगे। ठीक है, ओवरहेड के अंतर्गत अब देखिए, ओवरहेड जो आप लोगों का यह है ओवरहेड, ठीक है, तो ओवरहेड भी एक तरह से एक्सपेंस ही है। लेकिन ओवरहेड में क्या हो जाता है कि ओवरहेड में मटेरियल और लेबर के, देख लीजिए, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस के जो इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं वह ओवरहेड में शामिल होते हैं। अब देखिए, मटेरियल एक्सपेंस को 2 भागों में बांटा गया है। जैसे देखिए, जो मटेरियल एक्सपेंस है इसको हम लोग 2 भाग में बांटते हैं। एक होता है डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल, और एक होता है इनडायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, इनडायरेक्ट मटेरियल। तो डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है कि जब किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन किया जाता है तो उसमें कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो डायरेक्ट रूप से इन्वॉल्व होते हैं, तो उनको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल। और वैसे मटेरियल जो किसी भी प्रोडक्ट का जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो वह इनडायरेक्टली रूप से इन्वॉल्व होते हैं, तो उसको बोला जाता है इनडायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, उसी तरह से लेबर को 2 भागों में बांटा गया है, डायरेक्ट लेबर और फिर इनडायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट लेबर क्या हुआ कि जो प्रोडक्शन के कार्य में डायरेक्टली रूप से जो लेबर लगे हुए हैं वह डायरेक्ट लेबर कहलाएंगे, और जो इनडायरेक्ट रूप से लगे हुए हैं उनको इनडायरेक्ट लेबर कहा जाएगा। उसी तरह से एक्सपेंस, तो एक्सपेंस भी 2 तरह का होता है, एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंस और दूसरा होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, तो डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है कि जब किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन किया जाता है तो कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो कि डायरेक्ट रूप से उस प्रोडक्शन से जुड़े हुए होते हैं, तो उनको बोला जाता है डायरेक्ट एक्सपेंस। और कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो डायरेक्ट रूप से उस प्रोडक्शन से नहीं जुड़े होते हैं, लेकिन उस कहीं ना कहीं उस बिजनेस फॉर्म में वह खर्चे आते हैं, तो उनको बोला जाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब देखिए, ओवरहेड में क्या आ जाता है। तो देखिए, ओवरहेड में जो है वह देखिए आप लोगों को क्या क्या आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ही हम बता देते हैं। देखिए, ओवरहेड में जितना भी डायरेक्ट मटेरियल, सॉरी एक मिनट, इसमें देख लीजिए, जितना भी ओवरहेड में इनडायरेक्ट मटेरियल होगा, ठीक है, यहाँ शॉर्ट में लिख देते हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। इनडायरेक्ट मटेरियल होगा, फिर इनडायरेक्ट जो लेबर होगा, ठीक है, इनडायरेक्ट लेबर होगा, और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, यह सारा, यह तीनों जो है वह आप लोगों का ओवरहेड के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से भी आप लोगों का क्वेश्चन बन सकता है कि ओवरहेड एक्सपेंस में किस तरह के एक्सपेंस आते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, यह तीनों प्रकार के खर्चे जो होते हैं वो ओवरहेड के अंतर्गत शामिल होते हैं। और एक क्वेश्चन यहाँ से यह भी बन सकता है कि जो हमारा एलिमेंट ऑफ कॉस्ट है वह कितने प्रकार के होते हैं। तो वह 3 प्रकार के होते हैं, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। ठीक है, यही तीनों आप लोगों के एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में आ जाएंगे। उसके बाद देखिए, कॉस्ट शीट जो कि आप लोगों का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो यहाँ से भी आप लोगों का क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए, जो कॉस्ट शीट होता है इसको बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले तो कॉस्ट शीट क्या होता है। देखिए, कॉस्ट शीट जो है वह एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको कि कोई भी जब प्रोडक्ट को बनाया जाता है तो हम यह जानने का कोशिश करते हैं कि उस प्रोडक्ट को तैयार करने में जो टोटल खर्चे हैं वह कितना आया है। ठीक है, और उसमें कितना प्रॉफिट ऐड
करके उसको सेल किया जाए ताकि बिजनेस जो फॉर्म है उसको फ़ायदा हो। तो देखिए कॉस्ट शीट को हम तैयार कैसे करते हैं। तो कॉस्ट शीट क्या है, कॉस्ट शीट एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जिसके माध्यम से हम लोग किसी भी प्रोडक्ट के कॉस्ट को जानते हैं। तो देखिए सबसे पहले कॉस्ट शीट को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जितना भी कॉस्ट शीट में क्या करते हैं, जितना भी डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ठीक है, यानी कि डायरेक्ट जो मटेरियल से जुड़ा हुआ खर्चा होगा, ठीक है, उसके बाद जो डायरेक्ट लेबर से जुड़ा हुआ जो खर्चा होगा, ठीक है, डायरेक्ट लेबर से जो जुड़ा हुआ खर्चा होगा, और डायरेक्ट एक्सपेंस से जो खर्चा जुड़ा हुआ होगा, इन सबको हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने पर हम लोगों का क्या आ जाता है, प्राइम कॉस्ट आ जाता है, ठीक है, प्राइम कॉस्ट आ जाता है, ठीक है। इसको यहाँ पे कर लेंगे तो प्राइम कॉस्ट यहाँ हम लोग का निकल के आ जाएगा। और जब इस प्राइम कॉस्ट में, अब देखिए प्राइम कॉस्ट निकल के आ गया, ठीक है, और जब हम इस प्राइम कॉस्ट में, अब देखिए यहाँ पे जब हम इस प्राइम कॉस्ट में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग फैक्ट्री कॉस्ट को, यानी कि जो फैक्ट्री से जुड़ा हुआ जो खर्चा होता है उसको हम लोग जोड़ते हैं, यानी कि फैक्ट्री से जुड़ा हुआ जो इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं उनको इसमें जोड़ते हैं। इनडायरेक्ट खर्चे में क्या आ जाएगा, रेंट आ जाएगा, सैलरी आ जाएगा, ये सब आ जाएगा, ठीक है। तो फैक्ट्री से जुड़ा हुआ जो खर्चा होता है इसको जब हम ऐड करते हैं फैक्ट्री एक्सपेंस को, तो हम लोगों का क्या निकल के आता है, वर्क कॉस्ट निकल के आता है, ठीक है, हम लोगों का निकल के आता है क्या, वर्क कॉस्ट। एक मिनट देखिए, इसको एक बार और देख लीजिए आप लोग। देखिए प्राइम कॉस्ट है, ठीक है, इसमें जब हम लोग फैक्ट्री, ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड को जोड़ते हैं जिसमें फैक्ट्री के इनडायरेक्ट एक्सपेंस आ जाएंगे, तो इसको हम जब जोड़ते हैं तो हम लोगों का निकल के आता है वर्क कॉस्ट, ठीक है, वर्क कॉस्ट। और जब इस वर्क कॉस्ट में, अब वर्क कॉस्ट आ गया, और देखिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। देखिए जब वर्क कॉस्ट आ गया तो वर्क कॉस्ट में जब हम लोग क्या करते हैं कि ऑफिस के जो खर्चे होते हैं, यानी कि ऑफिस एक्सपेंस जितना भी हुआ, या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ जो खर्चा होता है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ जो खर्चा होता है एडमिनिस्ट्रेशन से, उसको जब हम ऐड करते हैं तो हम लोगों का निकल के क्या आता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल के आता है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल के आता है। उसके बाद जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम लोगों का निकल के आ जाएगा तो देखिए अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जब हम लोग जोड़ेंगे कॉस्ट ऑफ सेल को, ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल को जब जोड़ेंगे तो हम लोगों का क्या निकल के आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जब हम लोग कॉस्ट सेल को जोड़ते हैं तो हम लोगों का निकल के आता है टोटल कॉस्ट, ठीक है। अब टोटल कॉस्ट हमें कॉस्ट शीट के माध्यम से पता चल गया। अब हम इस टोटल कॉस्ट में क्या करेंगे, अब टोटल कॉस्ट निकल के आ गया, तो अब हम इस टोटल कॉस्ट में क्या करते हैं, टोटल कॉस्ट हमारा निकल के आ गया, तो इस टोटल कॉस्ट में हम लोग क्या करते हैं कि प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं, और जब प्रॉफिट को ऐड करते हैं तो हम लोगों का क्या निकल जाता है, सेल्स, ठीक है। तो यही सेल्स प्राइस पे उस वस्तु को बेचा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से कॉस्ट शीट बनाया जाता है। तो कॉस्ट शीट बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं, सबसे पहले हम लोग प्राइम कॉस्ट निकालते हैं, ठीक है, प्राइम कॉस्ट। उसके बाद वर्क कॉस्ट, ठीक है, वर्क कॉस्ट निकालते हैं। उसके बाद फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते हैं। फिर कॉस्ट ऑफ सेल, ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल। उसके बाद टोटल कॉस्ट आ जाता है हम लोगों का, ठीक है। तो इतना चीज़ निकाला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से कॉस्ट शीट बनाया जाता है। तो यहाँ से आप लोगों को पूछा जा सकता है कि प्राइम कॉस्ट में कौन कौन से कॉस्ट शामिल होते हैं, वर्क कॉस्ट में कौन कौन से कॉस्ट शामिल होते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कौन से कॉस्ट शामिल होते हैं। तो इसको आप लोग एक बार अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए जो आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है वो आप लोगों के सिलेबस में मेंशन है मेथड ऑफ कॉस्टिंग, ठीक है। यह जो मेथड ऑफ कॉस्टिंग है यह भी आप लोगों के सिलेबस में मेंशन है, ठीक है। और यहाँ से भी आप लोगों को एक दो क्वेश्चन तो बनेगा ही। तो देखिए जो मेथड ऑफ कॉस्टिंग है इसमें
बहुत तरह के कॉस्टिंग के जो हैं वह मेथड हैं, यानी कि कॉस्टिंग का जो हम लोग किसी भी प्रोडक्शन का जब कॉस्ट निकालते हैं तो उसको निकालने की बहुत सारी विधियां हैं। जैसे यूनिट कॉस्ट हो गया, जॉब कॉस्टिंग हो गया, उसके बाद देखिए प्रोसेस कॉस्टिंग हो गया, ठीक है, आप लोगों का प्रोसेस कॉस्टिंग हो गया, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हो गया, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग या आप लोग का लास्ट ही है। तो देखिए चलिए हम एक एक करके पढ़ते हैं यूनिट कॉस्टिंग क्या है। तो देखिए यूनिट कॉस्ट जो होता है वह देखिए यूनिट कॉस्ट लेखांकन का क्या है, एक तरीका है, यानी कि यह एक अकाउंटिंग का ही क्या है, एक तरीका है, जहां लागत एक उत्पाद की प्रति यूनिट निर्धारित की जाती है। यानी कि यूनिट कॉस्ट में हम एक सिंगल प्रोडक्ट का पर यूनिट कॉस्ट निर्धारित करते हैं। इस पद्धति को सिंगल या आउटपुट कॉस्टिंग भी कहा जाता है। यूनिट कॉस्टिंग को हम लोग सिंगल या आउटपुट कॉस्टिंग के नाम से भी जानते हैं। यह विधि उन उद्योगों के लिए उपयुक्त है जहां उत्पादन निरंतर और एक समान होता है और 2 या 3 किस्म के एकल उत्पाद जो होता है उसमें यह शामिल होता है। यूनिट कॉस्ट का जो मेथड है कॉस्टिंग निकालने का, प्रति यूनिट लागत कुल लागत को उत्पादित इकाइयों की कुल संख्या से जो है वह भाग देकर निकाली जाती है। यानी कि जितना टोटल कॉस्ट आया, यहाँ पे समझ लीजिए, देखिए इसको निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जितना टोटल कॉस्ट आया, ठीक है, टोटल कॉस्ट आया, इसमें हम लोग भाग दे देते हैं पर यूनिट से, तो हम लोगों का क्या निकल के आ जाता है, यूनिट कॉस्ट निकल के आ जाता है, ठीक है। और यूनिट कॉस्ट जो है यह मुख्य रूप से कौन कौन से जो है वह फैक्ट्री वगैरह में लागू होता है। तो देखिए यह कोयले के जो खाद्यान्न होता है उसमें लागू होता है यूनिट कॉस्ट मेथड। ईंट का जहाँ काम होता है, यानी जहाँ ईंट बनता है वहाँ भी यह इस मेथड को लगाया जाता है। फिर आटा मिलों में यह लगाया जाता है, पेपर मिलों में, यानी जहाँ पेपर बनता है, सीमेंट उद्योग में, कपड़ा मिल इत्यादि में यह जो विधि है वह प्रयोग में लाई जाती है। उसके बाद देखिए जॉब कॉस्टिंग। तो देखिए जॉब कॉस्टिंग क्या है, जॉब कॉस्टिंग भी जो है वह लागत मतलब कोई कॉस्ट को डिटरमाइन करने की एक मेथड है। देखिए जॉब कॉस्टिंग इस पद्धति के तहत क्या होता है कि प्रत्येक जॉब का जो प्रत्येक जॉब होता है उसके लिए अलग से लागत ज्ञात किया जाता है और कार्य में एकल इकाई शामिल होती है। यानी इसमें भी क्या होता है कि एक सिंगल जो यूनिट होता है वो शामिल होता है, ठीक है। जॉब कॉस्टिंग मुख्य रूप से जैसे कि किस किस में प्रयुक्त होगा, तो प्रिंटिंग में होगा, रिपेयर में होगा, या फिर बिल्डिंग में, और जितना भी कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट होगा इसमें आप लोगों का जॉब कॉस्टिंग मेथड लगता है। उसके बाद देखिए जॉब कॉस्टिंग जो है वह इंजीनियरिंग जैसे सामान बनता है वहाँ लग सकता है, या फिर अकाउंटिंग फॉर्म जैसे सेवा संगठन में भी जो होता है वह जॉब कॉस्टिंग का मेथड पाया जाता है। यानी कि जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कोई भी संस्था है वहाँ भी जॉब कॉस्टिंग का मेथड लगता है। जॉब कॉस्टिंग का उद्देश्य बिक्री मूल्य तय करने और बोली लगाने और लागतों को नियंत्रित करने और प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए प्रत्येक जॉब की उत्पादन पर लगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद प्रोसेस कॉस्टिंग देखिए प्रोसेस कॉस्टिंग भी जो है वह किसी भी प्रोडक्ट के लागत निकालने का ही एक प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत क्या करते हैं कि हम लोग कई चरणों से होकर गुजरते हैं किसी भी प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि प्रक्रिया लागत, यानी कि जो प्रोसेस कॉस्टिंग है वह विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरता है और प्रत्येक प्रक्रिया अलग और अच्छी तरह से परिभाषित होती है। यानी कि वह क्या होता है कि वह एक अलग तरीके से और अच्छी तरीके से परिभाषित होता है। उत्पादन के प्रत्येक चरण में लागत का पता लगाने के लिए नियोजित विधि को प्रक्रिया लागत कहते हैं। यानी कि जब हम किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करते हैं तो उसका लागत कितना आया, ठीक है, इसको जानने के लिए हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग का उपयोग करते हैं। एक प्रक्रिया का तैयार उत्पाद अगली प्रक्रिया का कच्चा माल बन जाएगा और अंतिम प्रक्रिया का आउटपुट तैयार स्टॉक में होगा। प्रत्येक प्रक्रिया में प्रति इकाई लागत की गणना
को प्रत्येक चरण के उत्पादित इकाइयों की संख्या से विभाजित करके की जाएगी। यहाँ पे वही बात है कि जो प्रक्रिया, जब हम प्रोसेस कॉस्टिंग का भी उपयोग करते हैं तो प्रोसेस कॉस्टिंग में भी हम लोग क्या करते हैं कि टोटल कॉस्ट में से हम पर यूनिट जो है वही से डिवाइड करते हैं तो हम लोग का प्रोसेस कॉस्टिंग निकल जाता है। ठीक है, अब प्रोसेस कॉस्टिंग देखिए कहाँ पे यूज होता है, तो देखिए प्रोसेस कॉस्टिंग का जो इस्तेमाल होता है वह केमिकल्स फैक्ट्री में होता है। ठीक है, पेंट्स फैक्ट्री, फिर पेंट्स बनाता है वह कंपनी आप इस्तेमाल करती है प्रोसेस कॉस्टिंग को। टेक्सटाइल में होता है, फिर ऑयल रिफाइनिंग में होता है, फूड प्रोडक्ट, इस सब में जो है वो प्रोसेस कॉस्टिंग इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद लास्ट आप लोगों का है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कहाँ पे आप लोगों का होता है, तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट, इसका सुनने से ही आ रहा है नाम कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का इस्तेमाल जो है वह कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में होता होगा। और यह जो अनुबंध हो यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है इसमें खर्च ज़्यादा आता होगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है। तो देखिए अनुबंध लागत यानी कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है इस विधि का उपयोग बड़े कामों के लिए किया जाता है। यहाँ पे याद रखिएगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है वह बड़े कामों के लिए किया जाता है और अनुबंध लागत पर कार्य लागत के सिद्धांतों को लागू किया जाता है, यानी कि जो वर्क कॉस्ट होता है इसको लागू किया जाता है। ठेके के काम में आमतौर पर भारी खर्च आते हैं, यानी कि जो ठेका का काम होता है यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट का काम होता है उसमें क्या होता है कि भारी खर्चा आता है जो लंबी अवधि तक फैला होता है और इसका जो टाइम भी होता है वह क्या होता है, लॉन्ग टाइम होता है और आमतौर पर विभिन्न साइटों पर किया जाता है। इसलिए प्रत्येक जो अनुबंध का लागत और निर्धारण जो है वह नियंत्रण के उद्देश्य से एक अलग इकाई के रूप में किया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को हम लोग टर्मिनल कॉस्टिंग भी कहते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का उपयोग इमारतों, अब देखिए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का उपयोग हम लोग इमारतों को बनाने में यानी बिल्डिंग बनाने में, रोड के निर्माण में, ब्रिज के निर्माण में, जहाज़ के निर्माण में और अन्य सिविल और मैकेनिकल जो इंजीनियरिंग के कार्यों के निर्माण होता है वहाँ पे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो यही था आज के वीडियो में। ठीक है, और यहाँ से आप लोगों का 1-2 क्वेश्चन बनेगा। तो इसमें देखिए मुख्य रूप से क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है कि जैसे देखिए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, तो जैसे मान लीजिए हम एक क्वेश्चन आप लोगों को बता देते हैं। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कि प्रोसेस कॉस्टिंग का कुछ चीज़ दे दिया यहाँ पे आप लोगों का, जैसे कि फूड दे दिया। ठीक है, फूड दे दिया, उसके बाद दे दिया बिल्डिंग का निर्माण। ठीक है, भवन निर्माण, 1 मिनट, देखिए यहाँ पे आप लोगों का दे दिया भवन का निर्माण। ठीक है, भवन का यहाँ निर्माण दे दिया। ठीक है, भवन निर्माण दे दिया और पूछ दिया आप लोगों से कि फूड का जो बनाने वाली जो कंपनी है और जो भवन निर्माण करने वाली कंपनी है, तो यह दोनों कौन से कॉस्टिंग के अंतर्गत आएगा। तो भवन तो किसके अंतर्गत आएगा, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंतर्गत, लेकिन फूड का जो निर्माण है तो यह किसके अंतर्गत आ जाएगा, तो यह आप लोगों का आ जाएगा किसके अंतर्गत, फूड का निर्माण प्रोसेस कॉस्टिंग के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। तो आप लोग इसमें मुख्य रूप से याद रखिएगा कि प्रोसेस कॉस्टिंग में कौन कौन से जो है वह कंपनी आते हैं और जो है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, ये सब में कौन कौन से जो है वो कंपनी आते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और यहाँ से आप लोगों का क्वेश्चन बनेगा तो आप लोग इसको कीजिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसके सिलेबस में जो कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक मेंशन है उसको हम लेकर आएंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।